हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सॉल्यूशन का थर्ड जो पार्ट है वो आज कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें केवल उन टॉपिक्स का ही हमने जिक्र किया था जो एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूड है। उसके अलावा भी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उनका यूज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आज इस सेक्शन में उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के जो और कुछ तरीके हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को एफ से इंडिकेट करते हैं हम, और इसका यूज हम तब करते हैं जब दिया गया सॉल्यूट आयनिक सब्सटेंस हो। यानी आयनिक सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं और फॉर्मेलिटी के बेसिस पर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। फॉर्मेलिटी को अगर हम देखें तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी दिए गए सॉल्यूशन का ग्राम फॉर्मूला, दिए गए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, फॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हम सॉल्यूट के ग्राम फॉर्मूला मास को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो हमें फॉर्मेलिटी मिलेगी। ग्राम फॉर्मूला मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसको कंबाइंडली मिला करके नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। इसलिए जब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को आप सेपरेट करेंगे, अलग करके लिखेंगे, तो लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। यानी फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का, वो टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को फाइंड करने का तरीका है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम स्ट्रेंथ कहेंगे। यूनिट होगा इसका ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये दो सिंपल कंसंट्रेशन को फाइंड करने के फार्मूलाज हैं हमारे सामने। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन को फाइंड करने का तरीका है वो है हमारी नॉर्मेलिटी। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे फॉर्मूले को, और फिर उसके बेसिस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N से इंडिकेट की जाती है, और फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। अब वेट हमें क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां मैं आपको बताऊं, इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए
अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग फार्मूला का यूज किया जाता है। अगर इक्विवेलेंट वेट की हम बात कर रहे हैं तो हर एक सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के लिए अलग अलग फार्मूला का यूज होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे सिंपलेस्ट, मान लीजिए अगर हमें किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा उस एलिमेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाई उस एलिमेंट की वैलेंसी। एग्जांपल ले करके देख लेते हैं हम इसको। तो एग्जांपल में अगर हम सोडियम एटम को ले लें, सोडियम एलिमेंट को ले लें, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलर मास दैट मीन्स की 23 और इसकी वैलेंसी दैट मीन्स की 1, यानी 23/1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 23। यानी सोडियम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा 23। फॉर्मूला होगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इसी तरीके से अगर हम कोई एसिड ले लें और उस एसिड के लिए कैलकुलेट करना हो हमें इक्विवेलेंट वेट, तो फॉर्मूला हो जाएगा उस एसिड का मोलर मास डिवाइडेड बाई उस एसिड की बेसिसिटी। अब एक चीज यहां आती है कि बेसिसिटी का मतलब क्या। तो क्लास 11th चैप्टर इक्विलिब्रियम, वहां आपको बेसिसिटी पढ़ाया गया है और वहां बेसिसिटी में आपको बताया गया है कि किसी भी एसिड के अंदर से जितने H+ आयन रिलीज होते हैं उन्हीं को हम उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। अगर एक H+ आयन निकल रहा है तो उसको हम कहेंगे मोनो बेसिक एसिड, 2 H+ आयन निकलेंगे तो उसे हम कहेंगे डाई बेसिक एसिड, 3 निकलेंगे तो ट्राई बेसिक एसिड एंड सो ऑन। यानी एसिड के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का मोलर मास बाई बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। अब बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए HCl का हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो HCl का मोलर मास हो जाएगा 36.5 और इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, क्योंकि HCl के अंदर केवल एक H+ आयन को लूज करने की टेंडेंसी है। तो H+ आयन एक लूज होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। अब इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 36.5, यानी HCl का इक्विवेलेंट वेट होगा 36.5। अगर हम किसी बेस को ले लें और उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें, तब आइए लेते हैं कोई बेस का एग्जांपल। अगर हम किसी बेस के ऊपर इसी टॉपिक को डिस्कस करें तो बेस के लिए भी फॉर्मूला होगा हमारा उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई उस बेस की एसिडिटी। यानी हम किसी भी बेस के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट तो उसका फॉर्मूला होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय द एसिडिटी ऑफ दैट बेस। अब यहां एसिडिटी क्या है? तो एसिडिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ OH- आयन आयोनाइजेबल, यानी उसके अंदर से कितने OH- आयन रिलीज हो सकते हैं, इसी को हम उसकी एसिडिटी कहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम NaOH का एग्जाम्पल ले लें तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना हो हमें तो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मोलर मास होगा NaOH का 40, 23, 16 एंड 1 ऐड करेंगे तो होगा 40। और फिर NaOH है, केवल एक OH- आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी है, दैट्स वाई इसका मोलर मास हो गया 1, इसका एसिडिटी हो गई 1। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी 40, यानी बेस का NaOH बेस का जो बेसिसिटी इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगी हमारी 40। तो एलिमेंट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल ले लीजिए किसी सॉल्ट के लिए। अगर हम किसी सॉल्ट का कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट तो फॉर्मूला होगा
उस साल्ट का मोलर मास डिवाइडेड बाई उस साल्ट में मौजूद जो मेटल एटम है उस मेटल एटम का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड कंसीडर करें हम, तो इस सोडियम क्लोराइड का मोलर मास होगा 58.5 और चार्ज ऑन मेटल एटम। तो मेटल कौन है सोडियम क्लोराइड में? तो सोडियम इज द मेटल। अब इस सोडियम के ऊपर का चार्ज कितना है? तो 1। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 58.5। क्लियर? अगर हम कोई आयन ले लेते हैं, तब किसी आयन का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो आयन अगर ले लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा उस आयन का मोलर मास या फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द आयन, उस आयन के ऊपर का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस आयन का अगर हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलर मास या फॉर्मूला मास होगा 17 और इसके ऊपर का चार्ज है 1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 17। यानी आप देख रहे हैं कि हर एक सब्सटेंस को कैलकुलेट करने का, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा पैटर्न है और हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का। अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, तब फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट? तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका है उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का मोलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना उसने लूज किया है या फिर गेन किया है। अगर लूज किया होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और अगर गेन किया होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन को उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ने लूज या गेन किया है उसी को उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट होगा। यानी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का जो जनरल फॉर्मूला है वो है हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। आपने हर जगह देखा लगभग इसी जनरल फॉर्मूले का हमने यूज किया है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास बाई वैलेंसी से काम चलाया जा सकता है। हालांकि अलग अलग सब्सटेंसेस के मोलर मास, अलग अलग सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो यहां आकर के नॉर्मेलिटी खत्म होती है। आपने आज पढ़ा फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी। इसके अलावा कुछ सिंपल रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को भी अगर हम देखें तो उन रिलेशंस के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब वो रिलेशंस क्या हैं, आइए एक एक रिलेशन को देखते हैं। पहला जो हमारा रिलेशन है वो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन का है। पहला हमारा रिलेशन है मोलैरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अगर आप कोई सॉल्यूशन लें जिसकी मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम पता हो और साथ ही साथ आप उसमें सॉल्वेंट को ऐड करके उसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं, तो फिर उसका जो नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उससे उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप मोलैरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे। फिर से एक बार, आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी आपको पता है सपोज M1
और उसका वॉल्यूम पता है सपोज V1, और फिर आपने उस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो गया V2, तो फिर उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस रिलेशन को हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमें पता है N1 और उसका वॉल्यूम पता है V1, और फिर हमने उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी दूसरा सॉल्यूट, हमने उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट को ऐड करके उसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद हमने उसे पहुंचा दिया V2 तक, तो फिर इस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस इक्वेशन को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस के अलावा एक और इक्वेशन है। सपोज आपने दो अलग अलग सॉल्यूशंस ले लिए, उन दोनों सॉल्यूशंस का मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, या फिर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, और आपने उन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया और एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है फर्स्ट, इसका मोलैरिटी पता है M1, वॉल्यूम पता है आपको V1, और आपके पास एक सॉल्यूशन है सेकंड, उसकी मोलैरिटी पता है आपको M2, वॉल्यूम पता है V2। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपने ऐड किया, मिक्स किया, और एक नया सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर दिया। वो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नंबर थर्ड। तो इस सॉल्यूशन नंबर थर्ड के लिए जो नया रिलेशन होगा, यानी उसकी मोलैरिटी होगी, उसको फाइंड करने का तरीका होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 विद इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1 हो, कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2 है, और हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं और एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम, चूंकि इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं इसलिए वॉल्यूम इन दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 विद इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। सेम कंडीशन अगर हम नॉर्मेलिटी के लिए चेक करें, यानी हमारे पास, आइए उसे देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्यूशन फर्स्ट की नॉर्मेलिटी पता है N1, वॉल्यूम हमें पता है V1, और सॉल्यूशन सेकंड की नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 पता है, तो नया जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद, N3 उसकी नॉर्मेलिटी मान लें अगर हम, और वॉल्यूम V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस हैं जिनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी हमें पता है, तो उनके लिए हम दो इक्वेशंस यूज करते हैं। पहला था मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, नॉर्मेलिटी इक्वेशन था N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसके बाद जब हमने दो सॉल्यूशंस मिक्स किए तो हमारे सामने मोलैरिटी का इक्वेशन आया M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 विद इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। नॉर्मेलिटी का इक्वेशन आया N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3 विद इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। तो ये हमारे रिलेशंस हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के लिए। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए कुछ और छोटे रिलेशंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। अगर किसी एसिड या किसी बेस के लिए हमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बीच रिलेशन फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, आइए देखते हैं।
तो अगर हम नॉर्मेलिटी किसी एसिड का निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू होगा उस एसिड की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई उस एसिड की बेसिसिटी। जबकि अगर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं एक बेस का, तो बेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा हमारा मोलैरिटी इनटू उस बेस की एसिडिटी। यानी नॉर्मेलिटी को और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक सिंपल रिलेशन ये भी हो सकता है, एसिड के लिए फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी और बेस के लिए फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। क्लियर? तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो टॉपिक थे फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन and relation between normality and molarity of an acid and for a base। आज इसके अलावा हम मोलैरिटी यानी स्मॉल m और कैपिटल M और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन के बीच भी एक रिलेशन देखेंगे और फिर उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। आइए हम उस रिलेशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अगला जो रिलेशन है वो रिलेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच, यानी कैपिटल M और स्मॉल m के बीच। कैपिटल M यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल m इंटू MB बाई 1000। अब इसमें प्रत्येक टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, D उस सॉल्यूशन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और MB उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट का वेट डिटरमाइन करता है, वेट रिप्रेजेंट करता है। दूसरा रिलेशन है स्मॉल m और XB के बीच। यहां स्मॉल m क्या है? तो स्मॉल m मोलैलिटी है और XB क्या है? तो XB हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन अगर देखें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर से एक बार, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट divided by mole fraction of solute into mole fraction of solvent into weight of solvent plus mole fraction of solute into weight of solute। फिर से molarity is equal to 1000 into D into XB upon XA into MA plus XB into MB। ये तीन रिलेशंस हैं जिनके बेसिस पर हम डायरेक्टली बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अगर ये टर्म्स दिए गए हैं तो हम मोलैरिटी या मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीन के अलावा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो कुछ टर्म्स पर डिपेंडेंट है कि अगर वो टर्म दिया गया है तो उसका अर्थ क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या होगी। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है और वो कंसंट्रेशन शॉर्ट टर्म में लिख के दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा गया है सेमी मोलर सॉल्यूशन या सेमी मोलल सॉल्यूशन या फिर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है, सेमी वर्ड, जिसका मतलब होता है 1/2,
और मोलर, मोलल या नॉर्मल उसके कंसंट्रेशन के तरीके को इंडिकेट करेगा। यानी अगर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है सेमी मोलर सोल्यूशन, तो हम कहेंगे कि उस सोल्यूशन का मोलैरिटी है 1/2। अगर वह सोल्यूशन सेमी मोलल है, दैट मीन्स वो सोल्यूशन का मोलैलिटी है 1/2। अगर वह सोल्यूशन सेमी नॉर्मल है, इसका मतलब कि वह सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया गया है 1/2। इसी तरीके से अगर डेसी वर्ड का यूज किया गया हो, तो डेसी का मतलब होता है 1/10। इट मीन्स अगर डेसी मोलर है यानी उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1/10 है। अगर डेसी मोलल दिया गया है तो इसका मतलब उस सोल्यूशन की मोलैलिटी 1/10 है, और अगर डेसी नॉर्मल दिया गया है इसका मतलब उस सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी है 1/10। ठीक इसी तरीके से एक और टर्म है सेंटी। सेंटी का मतलब होगा 1/100। दैट मीन्स अगर कोई सोल्यूशन सेंटी मोलर है यानी उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है 1/100। अगर वह सेंटी मोलल है यानी उसकी मोलैलिटी है 1/100, और अगर वह सेंटी नॉर्मल है यानी उसकी नॉर्मेलिटी है 1/100। इतने सारे रिलेशंस हैं। फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं सबको। फॉर्मेलिटी हमने पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा, हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी, हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़ा। इसके अलावा हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशंस पढ़े हमने। इसके बाद हमने डिफरेंट टर्म्स के साथ मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है। उसी तरीके से हमने लास्ट में पढ़ा कि अगर डेसी, सेंटी या फिर सेमी मोलर या नॉर्मल या मोलल सोल्यूशन आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। आज यहाँ कंसंट्रेशन का टॉपिक खत्म होता है। आप इन फार्मूलाज के बेसिस पर एनसीईआरटी के अंदर या किसी भी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन पड़ते हैं आप उनको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख के बताइए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।